घर के चारों तरफ हरियाली लगी हुई है और घर के अंदर पास में थोड़ी ही दूर वहां पर बड़े पंडित रामदास जी के लिए खाने की थाली का इंतजाम किया जा रहा है। और आज खाना बनाने की जिम्मेदारी छोटी बहू ने ले रखी है, क्योंकि बड़े पंडित जी अविवाहित हैं और छोटे भाइयों में किसी भी पत्नी अगर खाना बनाती तो रमेश दास जी उसमें हर दिन कोई ना कोई कमी निकाल देते थे। आज छोटी बहू ने खाना बनाकर परोसा और बड़े पंडित रमेश दास जी खाना खाने के लिए बैठते हैं। लेकिन पहला निवाला डालते ही पंडित जी ने खाने में नमक की कमी निकाल दी। तभी छोटी बहू की आवाज सुनाई दी, भैया जी, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं और आप रोज कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। अब आप किसी परी को लेकर आए जिसके खाने में किसी प्रकार की कमी ना हो। अगर उसके पहले आपने इस नगर का एक भी निवाला खाया तो वह आपके लिए मांस के टुकड़े के समान होगा, और अगर जल पिया तो मदिरा के समान होगा। ऐसा सुनते ही पंडित जी अवाक रह जाते हैं, क्योंकि आज के पहले किसी ने भी ऐसा नहीं बोला था। पंडित जी दूसरे निवाले को हाथ लगाए बिना ही उठ जाते हैं और जाड़े की रात में पंडित जी 2 बजे ही उठ जाते हैं। प्रकृति का सन्नाटा रात के अंधेरे को और डरावना बना रहा था। पंडित जी भोर होने से पहले नगर के बाहर चले जाना चाहते थे, इसलिए घोड़े की बग्घी को तैयार करते हैं और जैसे ही नगर के बाहर पहुंचते हैं कि देखते हैं कि कुछ सैनिक एक चोर को पकड़कर लेकर आ रहे हैं। पंडित जी कहते हैं कि भोर होते ही चोर की शक्ल देखनी पड़ी, मालूम होता है कि आज का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए सैनिकों को कुछ मोहरे देकर छोड़ने को कहा। तो सैनिकों ने चोर को नगर की तरफ भी कभी दिखाई न देने वाली शर्त पर छोड़ दिया। पंडित जी आगे चलने को हुए तभी किसी ने घोड़े सहित पंडित जी को हवा में फेंक दिया। पंडित जी देखते हैं तो वही चोर था जिसको अभी उन्होंने कुछ मोहर देकर छुड़वाया था। पंडित जी ने चिढ़कर कहा, क्यों भाई, हमने तुम्हें छुड़वाया तो तुम हमें ही मारना चाहते हो? चोर ने कहा, नहीं पंडित जी, हमने आपसे बोल बनी की है। सोच रहा हूं जिसने मुझे छुड़वाया वह इतनी भोर कहाँ जा रहा है, पता कर लूं। तो पंडित जी ने पूरी राम कहानी सुना दी और चोर ने कहा, मुझे भी साथ ले चलिए, क्योंकि गांव में मैं जा नहीं सकता। पंडित जी ने सोचा, एक से भले 2, अनजान शहर में उसको साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए और उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निखबर बताया। फिर भी रमेश दास जी हमेशा सचेत रहते, साथ में निखबर जो था। चलते चलते शाम हो गई। दोनों ने रात जंगल के किनारे रुकने का फैसला किया। निखबर ने घोड़े को हरी घास खिलाई और पंडित जी को खाना खिलाकर बिस्तर सोने के लिए लगा दिया और खुद तलवार लेकर पेड़ पर रखवाली करने रात को 2 बजे देखता है कि एक सांप मणि को बाहर निकालता है और मणि के आसपास में ही खाने की तलाश करता है। थोड़े समय के बाद वापस बिल में चला गया। यह सब निखबर ने देखा और सुबह होने पर घोड़े को घास खिलाया और पंडित जी को खिला के आराम करने के लिए बिस्तर लगा दिया और बाजार जाकर रस्सी और कराह लेकर आया और शाम को पंडित जी को खाना खिलाकर खुद उसी पेड़ पर जा बैठा जिस पेड़ के नीचे सांप रहता था। रात के 2 पहर बीत चुके, तीसरे पहर चालू होने वाला था और सांप अपनी क्षुधा तृप्ति के लिए बाहर निकला और मणि को निकालकर थोड़ी दूर गया ही था कि निखबर ने धीरे धीरे कराही को मणि के ऊपर छोड़ दिया। कराही पूरी तरह ढकने से उसमें रोशनी निकलनी बंद हो गई और सांप नजदीक आकर मणि की रोशनी ना पाकर कराही पर फन पटक पटक कर अपनी लीला समाप्त कर दी। सुबह होने से पहले निखबर ने मणि उठाई और वहां से आगे की तरफ बढ़ चले। दिन भर चलते चलते जंगल के बाहर किनारे पर निखबर और पंडित जी
एक घर दिखा। इन दोनों के पास खाने के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन सोने की मोहरें थीं और मणि भी थी। ये दोनों बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया ने एक रात रुकने के 3 मोहरें मांगी। पंडित जी ने निकाल कर दे दिया। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई कि इनके पास बहुत मोहरें हैं। आज रात के बाद ये मोहरें हमारी हो जाएंगी। रात को खाने के समय पंडित जी ने खाना खाया और सोने गए। पंडित रामदास जी निश्चिंत होकर सो रहे थे और निकबर की आंखों में नींद थी, लेकिन किसी के आने से टूट गई। देखा तो बुढ़िया की बड़ी लड़की जो मोहरों को उठाने की कोशिश कर रही थी, अचानक निकबर को अपनी तरफ देखता देखकर बोली, कंबल देखने आई थी और कुछ चाहिए तो बताना। बालों को नीचे निकबर के मुख की तरफ झुका के नहीं बोलकर निकबर उठ खड़ा हो गया। अपना काम ना बनता देखकर वह चिढ़ गई और छत से नीचे उतर गई। यह सब देखकर उसकी मझली बहन खिलखिलाकर हंस दी और बोली, अब मेरी बारी, अब मेरे हुस्न का कमाल देखो, और सीढ़ियों से चढ़ने लगी। किसी के आने की आहट सुनकर निकबर अब होशियार हो गया और मोहर की पोटली छुपा दी। बुढ़िया की छोटी बेटी छत पर चढ़ गई और निकबर के पास आई और अपने ब्लाउज के एक बटन को खोलकर लालटेन के उजाले में अपने यौवन से निकबर को रिझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन निकबर पर उसका कुछ असर नहीं पड़ता। यह देखकर वो खींचकर नीचे चली आई। अब बारी बुढ़िया की तीसरी बेटी की थी, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी, और जब छत पर चढ़ने लगी तो निकबर होशियार हो गया। जैसे ही यह छत पर चढ़ी, निकबर चलने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही वो निकबर के मुंह पर हाथ रख देती है। जैसे ही यह छत पर चढ़ी, निकबर चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही वो निकबर के मुख पर हाथ रख देती है और बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए जो बोलती हूँ ध्यान से सुनो। तुम यहाँ क्यों आए हो बताओ। तो निकबर ने बता देता है कि हम यहाँ पर परी की खोज में आए हैं। बुढ़िया की तीसरी बेटी बोली, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मोहरों के लिए मारे जाओगे, और जाने के समय और सफेद घोड़ा लेकर पश्चिम की तरफ जाना, उसी दिशा में परी मिलेगी। इतना सुनकर निकबर छत से कूद पड़ा और घोड़ा और पंडित समेत पश्चिम दिशा की तरफ चल पड़ा। घोड़े पर सवार होकर चलते चलते निकबर और पंडित जी को बहुत समय हो गया था। नदी थोड़ी ही दूर पर थी। शाम हो चुकी थी। सूर्य देव को अस्त होते ही अंधेरा घना हो चुका था और नदी के प्रभाव से ठंडी हवाएं बह रही थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने हाथ में लालटेन लिए दिखा। बूढ़ा आदमी लालटेन को आगे करते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो भाई? रात के समय आगे जाना सही नहीं है। पंडित जी और निकबर आवाज सुनकर रुक जाते हैं और कहीं रुकने के लिए आश्रय मांगते हैं। बूढ़ा आदमी बोलता है कि मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं रहता। पंडित जी को कुछ ठीक नहीं लगता। निकबर कहता है कि बूढ़ा आदमी है, क्या कर लेगा। यही सोचकर दोनों घोड़े से उतरकर बूढ़े आदमी के पीछे हो लेते हैं। बूढ़ा आदमी घर पर ही शतरंज की बिछाद बिछाकर बैठ गया और पंडित जी को बैठने के लिए बोला। पंडित जी अभी इस कला में निपुण नहीं थे और भूख भी जोर से लगी थी, लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ खाने पीने को नहीं पूछा और शतरंज खेलने के लिए बिठा लिए। रात के 2 पहर बीत चुके खेलते हुए। अब बूढ़े आदमी और पंडित जी को परिस्थितियां बदल चुकी थी। अब बूढ़ा आदमी की आवाज थोड़ी भारी होती जाती है। बूढ़ा आदमी घर में जाता है और निकबर और पंडित के लिए दूध लेकर आता है। दूध को जैसे ही पंडित जी ने मंत्रों से अभिमंत्रित किया, दूध खून में बदल गया और निकबर के हाथों में लिया दूध भी खून में बदल गया। निकबर हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया और बूढ़ा आदमी अब एक शैतान बन चुका था। घर के अंदर से जोर जोर से रोने की आवाज भी आ रही थी, जो किसी लड़की की थी।
निखबर जैसे ही गुस्से में मारने के लिए बढ़ ही रहा था, लेकिन पंडित जी की मंत्रों से उसे बेहोश कर देते हैं। निखबर जैसे ही गुस्से में मारने के लिए खड़ा हुआ, वह राक्षस आगे बढ़ा, लेकिन पंडित जी ने मंत्रों से उसे बेहोश कर दिया। और अंदर जाकर देखते हैं कि एक लड़की है, वह उसे छुड़ाते हैं और वहां से जाने को होते हैं। तभी लड़की बोलती है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी सब बात बता देते हैं। तो लड़की अपने पंख फैला देती है और कहती है कि बीच नदी के अंदर उसकी बड़ी बहन रहती है, और अगर वो उसको भी लेकर आए तो दोनों साथ चलेंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये दोनों परियां हैं। बड़ी परी के नगर के नज़ारे देखने लायक थे। लाश पड़ी थी, लेकिन उसका सर उसके ऊपर कूद रहा था और ट्यूबलाइट के जैसी आंखों को बार बार बाहर निकालता और अंदर करता था। लाश के हाथ बार बार उसे गर्दन से लगाने की कोशिश करते रहते थे। मुश्किल से 5 दिन की लाश होगी। उसके अंदर सड़न के कीड़े छुपन छुपाई खेल रहे थे, अंदर बाहर कर रहे थे। कहीं पर चिता पर अधजली लाश उठकर चिता से भागने की कोशिश करती, लेकिन नरकंकाल बनी हड्डियां बार बार उठाकर चिता पर लिटा देते। कुछ देर तक लाश नरकंकालों को देखती और जोर जोर से चिल्लाती थी। नरकंकाल लाश की तरफ जाकर उसके हाथों को उखाड़कर उसके ही सर पर जोर जोर से मारते और लाश चुप हो जाती और नरकंकाल जोर जोर से हंसने लगते थे। पूरे शमशान में ठक ठक और हाँ हाँ की भयानक आवाजें गूंज रही थी। अंधकार और लाशों की भयानक आवाज सुनकर किसी का भी दिल दहल उठता। थोड़े समय बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। एक नरकंकाल आता है और कच्ची कब्र की मिट्टी में खींच के मुक्का मारता है। लाश को कब्र से बाहर निकालता है। उसके तन पे कफन भी नहीं होता, लाश भी अधजली होती है। अचानक जोर से आंधियां चलने लगती हैं और खौफ खाए नरकंकाल भागने लगते हैं। हड्डियां आपस में टकरा टकरा कर खट खट की आवाज करने लगती हैं। बड़े ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली आवाजें थी। उन्हें सुनकर निखबर और पंडित जी के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे ये क्या कुछ होने वाला है। अचानक सामने से एक नरकंकाल सर को हाथ में लिए खेलता हुआ कब्रिस्तान से निकलता हुआ बाहर दिखा। नरकंकाल बनी लाश कब्रिस्तान से निकलकर सामने बनी एक कोठी की तरफ चली जाती है। एक आलीशान कोठी के सामने खड़ा होकर उसकी ऊंचाइयों को घूरने लगता है और अपने दांत को किटकिटाते हुए वीरान से दिख रही आलीशान से बने कोठी के दरवाजे को टांग की एक ठोकर लोहे से बनी गेट पर मारता है। जोरदार आवाज के साथ गेट खुल जाता है। खुलता नहीं, बल्कि टूटकर दूर जाकर गिर जाता है। लाश हाल में पहुंची। चारों तरफ अंधेरा था। कौन है? एक भयानक आवाज गूंजी। कौन है वहां? लालटेन जलाए बिना कफन के लाश खड़ी थी। ज्यादातर शरीर की हड्डियां बाहर निकल के दिख रही थी। मैं आई हूं, लाश ने जबड़े हिला के कहा। कौन? इस एकमात्र शब्द के साथ कट की आवाज हुई। हाल लालटेन की मध्यम रोशनी से भर गया और एक चीख गूंज उठी। सुरेश की चीख थी वह। लाश ने अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखा। सुरेश ऊपर बालकनी में खड़ा था। खड़ा क्या था, अगर यह लिखा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा कि थर थर कांप रहा था। लाश को देखकर घिघी बंध गई थी। उसकी आंखें इस तरह फटी पड़ी थी मानो पलकों से निकलकर जमीन पर कूद पड़ने वाली हों। जबकि लाश ने घूरते हुए पूछा, पहचाना मुझे? पूर्णिमा? सुरेश घिघिया उठा। ना, नहीं, तुम जिंदा नहीं हो सकती। मैं कब कही कि मैं जिंदा हूं? फिर
मैं अधजली कब्रिस्तान में अकेली पड़ गई थी, सोचा अपने यार को ही लेकर आती हूं। नहीं, तुम पूर्णिमा नहीं हो, तुम कोई बहरूपिया हो। तुम्हें मेरे ही गवाही पर जलाने की सजा दिया गया था। ना, नहीं, तुम मेरे खिलाफ गवाही। भला कोई अपने प्रियजन के खिलाफ झूठी गवाही देता है? लोग हमारी मिसालें देते थे। कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसा करोगे। तो फिर तुम क्यों आई हो? तुम? सुरेश चीख उठा। कमाल कर रहे हो, तुम मेरे प्यार हो। बताया तो था, कब्रिस्तान में अकेली पड़ी पड़ी बोर हो रही थी। तो इस तरह नहीं मानेगी कमीनी। खौफ के कारण सुरेश चीखते हुए जेब से बंदूक निकाला। बोल, कौन है तू? जवाब में चेहरा ऊपर उठाए लाश खिलखिलाकर हंस पड़ी। हवेली में ऐसी आवाज गूंजी जैसे खूंखार भेड़िए थुथनी उठाकर जोर जोर से रो रहे हों। डर के मारे सुरेश ने पागलों की तरह ट्रिगर दबाना शुरू कर दिया। धाएं धाएं धाएं, गोलियों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी, लेकिन बंदूक की एक भी गोली लाश का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। सुरेश के होश फाख्ता हो गए। उसकी जुबान से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं आ रही हूं सुरेश। इन शब्दों के साथ लाश उस तरफ बढ़ी जहां सुरेश खड़ा था। लाश ने अपने सड़े गले हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली। विरोध करने की प्रबल इच्छा होने के बावजूद वह कुछ न कर सका। लाश ने उसकी गर्दन दबानी शुरू कर दी। सांस रुकने लगी, चेहरा एकदम लाल हो गया, आंखें बाहर निकल आई। ना, नहीं नहीं, पूरे जोर से सुरेश चीख पड़ा। चेहरा पसीने पसीना हो गया। घबरा कर उठा, कमरे में दिया जलाया। पूर्णिमा की लाश कहीं नहीं थी। सामने सिपाही को देखकर सुरेश डर गया। साहब आप? सुरेश बोला। सिपाही हंसकर, तूने झूठी गवाही क्यों दी? अब चल, तेरा फैसला राज दरबार में बड़ी परी के सामने होगा। सिपाही सुरेश को पकड़कर ले जा रहा था कि रास्ते में निकबर दिखा। कौन हो तुम? सिपाही ने गरज कर पूछा। मुझे छोटी परी ने भेजा है, बड़ी परी से मिलना है, निकबर ने बोला। निकबर को बड़ी परी के सामने लाया गया और सिपाहियों ने सुरेश को छोड़ दिया। बड़ी परी ने निकबर को खाने के लिए लोहे के चने दिए ताकि यकीन हो जाए कि छोटी परी ने भेजा है। निकबर लोहे के चने जेब में डालकर भीगे हुए असली चने निकालकर खाने लगता है। बड़ी परी को अब यकीन हो गया कि उसकी छोटी बहन ने ही भेजा है। लेकिन तुम्हें छोटी परी कहाँ मिली? बड़ी परी ने पूछा। तब निकबर ने सब कह सुनाया कि कैसे उसने राक्षस से बचाया उसे। अब बड़ी परी को यकीन हो गया कि, और वह साथ चलने को तैयार हो गई। बड़ी परी के आने के बाद पंडित का छोटी और बड़ी परी के साथ विवाह करा दिया। अब पंडित छोटी और बड़ी परी को लेकर अपने गांव की तरफ जाने लगा और साथ में निकबर भी घोड़े की लगाम पकड़कर आगे आगे चल रहा था। चलते चलते शाम हो गई और निकबर ने घोड़े को एक जगह बांध दिया और उसको खाने के लिए चारा पानी डाल दिया और पंडित, परी और खुद के लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद परी और पंडित निद्रा में हो गए। निकबर रात को जागकर पहरेदारी कर रहा था और एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसने एक चिड़ा और चिड़िया को बात करते सुना। चिड़िया बोली, देखो ये परी और पंडित की जोड़ी कितनी सुंदर है। तब चिड़ा बोला, इनकी जोड़ी का क्या फायदा? कल सुबह ही पंडित के घर पहुंचते ही उसके घर का दरवाजा पंडित के ऊपर गिर जाएगा और ये दोनों परियां विधवा हो जाएंगी। उनकी बातें निकबर बड़े गौर से सुन रहा था। पंडित के गांव पहुंचते ही ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत होने लगा और गांव की महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। और जैसे ही नव दंपत्ति को गृह प्रवेश करना था, निकबर ने उन्हें दरवाजे से दूर ही रोक दिया और राजमिस्त्री को बुला के दरवाजा गिरा दिया। उसके बाद उनका गृह प्रवेश हुआ।
धीरे धीरे दिन बीतता गया और निकबर घर के सभी सदस्यों से अच्छी तरह से घुल मिल गया था, खासकर दोनों परियों से। यह देखकर पंडित को निकबर पर संदेह हुआ और उसने निकबर को मारने की योजना बना ली। यह बात जब बड़ी परी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने निकबर को आज रात ही नगर छोड़ के चले जाने को कहा। जाते समय बड़ी परी ने निकबर के हाथों में राखी बांधी। निकबर को रात के अंधेरे में बिना पंडित जी से मिले जाना सही नहीं लगा और उसने पंडित जी के पास जाकर आज रात नगर छोड़कर जाने की बात की। पंडित जी को जब सच्चाई मालूम हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।